दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आरआरसी SECER यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित जो है कि जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पेपर हुआ था 3 जनवरी 2022 को कंडक्ट जो हुआ था उसका जो है आंसर किया गया है। और उस बेसिस पे जो आज हम जो है जीके के कुछ प्रमुख जो है कि क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू आए हुए थे। तो ये जो है ये जो पेपर आपको कराया जा रहा है यहाँ पे वो 3 जनवरी 2022 का शिफ्ट है। किस तारीख का शिफ्ट है? 3 जनवरी 2022 का जो शिफ्ट है उसमें आपको ये पेपर देखने को मिला। ठीक है, तो आज हम जो है कि 3 जनवरी 2022 के शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको रेलवे की कोई भी पल पल की खबर चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको रेलवे से संबंधित हर वो जानकारी बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर सूत्र पूछा जाए तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो वाटर वेपर जो होता है यानी कि जल वाष्प जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जल वाष्प भी एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस ही है। यानी कि जल वाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस में काउंट की जाती है और ये सबसे ज़्यादा निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी जिससे नियमित तौर पर लावा, गैस, राख और विखंडित पदार्थ का उत्सर्जन होता है कहलाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन सी ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें नियत तौर पर यानी कि लगातार उसमें से लावा, गैस, राख और विखंडित पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी ज्वालामुखी को हम लोग किस ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि जो एक्टिव ज्वालामुखी जो होती है, सक्रिय जो ज्वालामुखी है, तो उसको उस ज्वालामुखी से नियमित तौर पर जो है आपको देखने को मिल सकता है कि हमेशा लावा जो है बाहर निकलता रहता है। यानी कि मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर निकलता रहता है। दोस्तों, अगर ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है यानी कि जो पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, वही जब अगर पृथ्वी से बाहर जैसे ही निकलते हैं उन मैग्मा को हम लोग अब लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण जैसे एटना हो गया, विसुवियस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके अलावा भारत में स्थित जो है कि जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित एक बैरन द्वीप है जहाँ पर जो है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नृत्य शैली मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बताना है कि नृत्य शैली मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत में जो है कि शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं जो कि मुख्यतः 8 होते हैं। तो उन शास्त्रीय नृत्यों में, शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है जिसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है, नाट्य शास्त्रों में किया गया है। तो उनमें से एक जिसका नाम है मोहिनी अट्टम, उसको बताना कि वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि मोहिनी अट्टम जो है केरला से संबंधित है। वैसे अगर आपसे कथकली पूछा जाए तो कथकली जो है तमिलनाडु से संबंधित है। ये भी एक क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि सूरत जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा सूरत जो शहर है वो तापी नदी पर स्थित है। सूरत शहर किस नदी पे है? तापी नदी पे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक जिनको वर्ष 2006 का बुकर पुरस्कार मिला वो कौन है। आपको बताना है कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, जिस पुस्तक को जो है 2006 में बुकर प्राइज़ दिया गया था। तो आपको बताना है कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है 2006 में बुकर प्राइज़ मिला था। किस बुक के लिए? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुंधति राय जो है जिनको 2006 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए जो है बुकर प्राइज़ दिया गया था। दोस्तों देखिए, बुकर प्राइज़ और मैन बुकर प्राइज़ दोनों में अंतर होता है।
बुकर प्राइस जो है कि और मैन बुकर प्राइस दोनों में अंतर होता है। इसमें अंतर क्या होता है, एक जो बुक होती है जो प्रॉपर इंग्लिश में ही रिटेन होना चाहिए, यानी कि वो जो पुरस्कार मिलेगा वो प्रॉपर इंग्लिश में ही रिटेन होना चाहिए। दूसरी, अगर मैन बुकर प्राइस की बात किया जाए तो वो जो है जो है कि वो जो पुस्तक हो किसी भाषा में जो है कि लिखी गई हो, लेकिन वो जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट होना चाहिए, उसको जो है मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है। और वह पुस्तक जो इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश भाषा में लिखी गई होती है तो उसको बुकर प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन की संस्था जो है इसको देती है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो बुकर प्राइज़ है वो जो है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 2006 के लिए जो है इसको अरुंधति राय जी को दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसको किस यंत्र की सहायता से मापते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर के माध्यम से जो है हम लोग वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उसको मापते हैं। अगर आपसे हाइड्रोमीटर की बात किया जाए या हाइग्रोमीटर की बात किया जाए तो आप बताएंगे कि जो हाइग्रोमीटर होता है वो आर्द्रता मापी होता है। क्या मापी होता है, आर्द्रता मापी होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसको नापता है, आर्द्रता को मापता है कौन, हाइग्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रो का मतलब जल होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, तो जल। अगर बात किया जाए तो हाइड्रोमीटर यानी कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको जल। और हाइड्रोमीटर की अगर बात कर दिया जाए तो यानी कि जल का जो डेंसिटी होता है यानी कि जल घनत्व जो होता है वो किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर किससे मापा जाता है, आप बताएंगे कि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, आप बताएंगे कि जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे दोस्तों सबसे आधुनिक वेद यानी कि आधुनिक अगर सबसे जो है कि नया अगर वेद की बात की जाए तो जो साम वेद होता है वो सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, अगर यजुर्वेद की बात किया जाए तो जो यजुर्वेद अर्थात जो अथर्ववेद होता है यानी कि यजुर्वेद में जो है जितने भी आप देखेंगे कि जो हमारे जितने भी कर्मकांड होते हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं, यजुर्वेद से रिलेट होते हैं। यानी कि जो भी कर्मकांड किए जाते हैं वो यजुर्वेद में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात अथर्ववेद किया जाए तो अथर्ववेद जो है हाँ दोस्तों, अगर अथर्ववेद की बात किया जाए जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको, अथर्ववेद जो है दोस्तों सबसे नया वेद होता है। सबसे नवीनतम की बात किया जाए तो सबसे नवीनतम जो वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है, प्राचीनतम वेद है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है, अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम है। ठीक है, इसके अलावा अगर अथर्ववेद में अगर बात किया जाए तो इसमें जो है रोग निवारण जादू टोना की बात किया गया है। ठीक है, अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो दोस्तों ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसके जो 10वां मंडल होता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, 10वां जो मंडल होता है यानी कि 10वें मंडल में जो है 10वें इसके जो मंडल होते हैं तो 10वें मंडल एवं थर्ड मंडल यानी कि तीसरे मंडल में जो है आपको गायत्री जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें और तीसरे मंडल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद में जो है किस बात का उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो है संगीत का उल्लेख है। यानी कि जो भी संगीत से संबंधित शैलियाँ हैं और जो है संगीत से रिलेटेड और भी जो चीज़ बताई गई है वो कहाँ पे हमको देखने को मिल सकती हैं, तो वो सामवेद में आपको मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महानदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कि जो महानदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो महानदी होती है वो रायपुर, कहाँ से निकलती है, रायपुर से। यानी कि जो अपना छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है उसी रायपुर के पास
एक जगह है जिसका नाम है सिंहावा, वहाँ से जो है अपनी महानदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से जो है महानदी निकलती है, यानी रायपुर के सिंहावा नामक जो पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के विरुद्ध खेलते हुए किस खिलाड़ी ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। आपको बताना कि वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट चटकाए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा एजाज़ पटेल। एजाज़ पटेल जो है भारत के विरुद्ध खेलते हुए जो है एक पारी में, जो कि टेस्ट क्रिकेट का था, उस टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में जो है 10 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप अगर हमारी पुरानी जो अभी लगातार इस समय चल रही है करंट अफेयर की जो श्रृंखला है, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये जो है क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पिछले कुछ दिनों में हुए टेस्ट थे, उस टेस्ट में जो है कि न्यूजीलैंड की तरफ से एक खिलाड़ी है जिनका नाम एजाज़ पटेल है, वो खेल रहे थे और उन्होंने एक पारी में जो है भारत के कंप्लीट 10 विकेट जो है चटकाए थे। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। किस नंबर के खिलाड़ी हैं? तीसरे खिलाड़ी बन गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले और दूसरे खिलाड़ी कौन है, तो आप बताएंगे कि पहले नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो जिम लेकर हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? जिम लेकर, इनका नाम है जिम लेकर। और एक अपने भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? तो अनिल कुंबले जी हैं। अनिल कुंबले भी जो है ऐसा कारनामा करने वाले भारतीय भी ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने भी जो है एक पारी में जो है 10 विकेट छटकाए थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा करने वाले एजाज़ पटेल को लेकर कुल 3 लोग हुए। एजाज़ पटेल किस देश की तरफ से खेल रहे थे? न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे थे। जिम लेकर ब्रिटेन के हैं। अनिल कुंबले भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, एजाज जो पटेल हैं उनका जो जन्म स्थान है वो एक भारतीय ही है, लेकिन भारतीय मूल के कहे जाएंगे, क्योंकि उनका जन्म मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई की गलियों में रहने वाले जन्मे हुए थे, लेकिन वो न्यूजीलैंड में जो रहते हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की तरफ से ही खेलते हैं। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश का सर्वोच्च उपाधि बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान प्रदान किया गया था। आपको दोस्तों बताना है कि वो कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जिनको बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश की सर्वोच्च उपाधि जिसका नाम है बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान, उसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कांच किनके मिश्रण से बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कांच होता है यानी कि जो ग्लास होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रेत और सिलिकेट, यानी कि कांच जो है रेत और सिलिकेट से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखेंगे, कांच जो है रेत और सिलिकेट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आपको बता दें जो मिक्स आपसे पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे शोल्डर की बात किया जाए, शोल्डर अगर पूछा जाए कि शोल्डर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे शोल्डर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पीबी यानी कि लेड यानी कि शीशा, और प्लस जो है कि टीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपको पता भी होगा, जो पीतल होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो फ्यूज तार होता है वो शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। जो कांसा होता है, कांसा आपसे पूछा जाता है कांसा किससे मिलकर बना होता है? तो जो कांसा होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ ऐसे जो मिश्र धातुएं हैं जी आपको एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिल सकती है। इसके अलावा अगर स्टेनलेस स्टील की बात पूछा जाए तो आप बताएंगे स्टेनलेस स्टील जो होता है आयरन, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ और भी जानकारी एक्स्ट्रा मिल जानी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो आप बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप बताएंगे कि सी राजागोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो है कि जो भारत था, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे कि जो भारत के जो है पहले वायसराय कौन थे। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके अलावा अगर आपसे ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पीतल जो है मिश्र धातु है। दोस्तों आपको बताना है पीतल जो है किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, यानी कि इसका जो है मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीतल जो है जिंक और तांबे से मिलकर बना होता है। जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होगा, पिताजी, यानी कि पीतल जो है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि पीतल जो है किससे मिलकर बनी होती है, किस चीज़ की मिश्र धातु है, तो आप बताएंगे कि पीतल, यानी कि पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें जो है आयोडीन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें जो है आयोडीन पाया जाता है। दोस्तों इंसुलिन की अगर बात किया जाए तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है जो कि किससे सिक्रीज होता है? आमाशय से सिक्रीज होता है। किससे होता है? आमाशय से ये निकलता है। इसकी अगर अधिकता हो जाए, ठीक है, अगर इंसुलिन ज़्यादा स्रावित होने लगे तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपको पता है इंसुलिन के ज़्यादा श्रावण से जो है किस चीज़ की इंसुलिन के ज़्यादा श्रावण से जो है कि कौन सी बीमारी होती है, अथवा इंसुलिन के कम स्रावित होने से कौन सी बीमारी होती है। जैसे आपको पता होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है इंसुलिन के क्या हो जाता है? ज़्यादा श्रावण से डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन पूछा जाए तो एस्ट्रोजन जो है क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन्स ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप जो है किस जल क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है कि लक्षद्वीप जो है किस जल क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि ये अपना प्यारा भारत है और इसे सटा ये अपना जो है कि श्रीलंका है। तो भारत की इस साइड वाला एरिया, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे अपना है जो कि एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे जो है ये अपना प्यारा हिंद महासागर है। ठीक है, और इस एरिया में जो है कि पूरा अरब सागर वाला ये पूरा क्षेत्र अरब सागर का होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे टापू होते हैं, टापू हैं जिनको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप है वो किस महासागर में, किस जल क्षेत्र में स्थित है, तो आपको यही बताना है कि लक्षद्वीप किस जल क्षेत्र में स्थित है। तो जैसे आपको बताया मैंने, ये यहाँ का ये जो एरिया कौन सा होता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो एरिया जल क्षेत्र होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर में ही कौन सा अपना द्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, तो आपको आप बता देंगे कि अरब सागर में ही कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप है स्थित है। दोस्तों ये वाला जो कोस्टल एरिया होता है, इस कोस्टल एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपसे पूछा जाए कि इसको जो है ये, यानी कि यहाँ केरला है, ठीक है, इधर वाले इधर आपका तमिलनाडु बीच में पड़ता है, तो इस यहाँ से यहाँ के बीच की जो कोस्टल एरिया है इनको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं, इस वाले एरिया को। ठीक है, किस तट के नाम से बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर का जो तट होता है बीच का, महाराष्ट्र से लेके गुजरात जो है कि गोवा के बीच का जो एरिया होता है
उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इस वाले एरिया की बात किया जाए, ठीक है, ये जो कि पूर्वोत्तर साइड में स्थित है, तो इसको हम लोग किस तट के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो एरिया होता है किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ बात किया जाए जो अपना बे ऑफ बंगाल के नीचे, यानी कि इस वाले यहाँ पे जहाँ से भारत जो है श्रीलंका से जुड़ा होता है, तो इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट के माध्यम से जो है भारत और श्रीलंका एक दूसरे को अलग होते हैं। तो वो कौन सा स्टेट है, तो आप बताएंगे यहाँ पे पाक स्टेट है। कौन सा स्टेट है, पाक स्टेट, या उसी को हम लोग पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कलाकार और उनकी विशिष्टता के क्षेत्र की जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है कलाकार से संबंधित नहीं है। तो चलिए, कहा जा रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है क्या बांसुरी से रिलेट करते हैं, तो ये एकदम सही है। दूसरा पूछा जा रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन क्या ये तबला से रिलेट करते हैं, तो ये भी सही है। पंडित रविशंकर क्या ये सितार से रिलेट करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है क्या नृत्य से संबंधित है, तो ये गलत है। एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है नृत्य से संबंधित नहीं है। अगर एम एस सुब्बलक्ष्मी की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है एक कर्नाटक का संगीतकार है। क्या है, संगीतकार हैं। तो ये एक संगीतकार हैं, तो इनका जो रिलेशन है वो संगीत से है, न कि नृत्य से है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के मूल धार्मिक लेख किस भाषा में लिखे गए थे। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के जो लेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा। बौद्ध धर्म के जो लेख है वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में विश्वव्यापी उपलब्धि हासिल की थी। आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे वो किस जो है क्षेत्र से रिलेट करते थे, उनकी उपलब्धि क्या थी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिनको जो कि एक क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, यानी कि इनको जो है एक हम लोग जानते होंगे, एक और जो है कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था, महबूब उल हक जो है, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर जो है एक 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 कहा जाए इंडेक्स या एक कहा जाए उपलब्धि हासिल की थी, जिसको वर्तमान समय में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग एसडीजी इंडेक्स जो निकाला जाता है, जो भारत में प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, उस पर उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या किया था, वो जो है कि अपना रिसर्च किया था। उसके लिए उन्हें जो है क्या मिला था, जो है कि नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल मिला था, ठीक है दोस्तों। और ये नोबेल जो है कब दिया गया था अगर बात पूछा जाए, या इसके अलावा अगर आपसे बात किया जाए, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि हैं, ये भी एक भारतीय ही हैं, जिनको जो है 1930 में फिजिक्स का नोबेल मिला था। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला नोबेल किसको मिला था, तो आप बताएंगे कि 1913 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर, किसको, गुरुदेव यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो अगर अमर्त्य सेन की बात किया जाए तो अमर्त्य सेन को किस में मिला था, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके साथ मिला था, तो महबूब उल हक के साथ जो है इनको मिला था, ठीक है। इन्होंने जो है कि किस पर वर्क किया था, तो आप बताएंगे कि जीवन प्रत्याशा यानी कि एसडीजी के बारे में, सतत विकास जो लक्ष्य होता है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी है वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। और गोदावरी जो नदी है उसको जो है दक्षिण भारत की बूढ़ी नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बूढ़ी नदी बोलते हैं। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलेंगे, तो कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा नदी बोलते हैं,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पैमाने यानी स्केल के अनुसार मानक क्या होगा। दोस्तों आपको बताना कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार क्या मान होगा। आपको बताना कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा एक सूत्र होता है C/5 = F-32/9। ठीक है, यहाँ से आप अगर C की जो वैल्यू है वो 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0/5 = F-32/9 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से अगर 0/5 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये इधर चला गया तो ये भी 0 होगा, यानी कि F = क्या हो जाएगा 32 डिग्री। क्या हो जाएगा F = 32 डिग्री। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, F = 32 डिग्री रहता है। यानी कि अगर सेंटीग्रेड पैमाने पर 0 हो तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वैल्यू क्या होगी 32 डिग्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे कि जो फार्मूला होता है या जो है कि कन्वर्ट करने का किसके किसके बीच के रिलेशन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन ज्ञात करने के लिए C/5 = F-32/9 होता है। ठीक है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों आपको बताना होगा कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का न्यायाधीश जो होता है, यानी कि जो भारत के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है। दोस्तों अगर वर्तमान में चीफ जस्टिस की बात किया जाए तो क्या बताएंगे, M.V. रमन्ना जी जो हैं ये क्या हैं, भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, ये जो है वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी जानकारी आपको जान लेना चाहिए। अगर बात किया जाए स्पीकर, लोकसभा स्पीकर की जो है, तो दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्य जो है लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मुख्य न्यायाधीश की बात कर दिया जाए तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा भाई, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश पे यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और जो भारत की जो न्यायपालिका है इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, यानी कि आप सिंपल में कह सकते हैं कि इसमें जो होता है जो है कि अनुभव, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो है कि जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जो उस विभाग में यानी कि जो जजों में सबसे सर्वोच्च जज होगा, यानी कि सीनियरिटी जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है सीनियरिटी की बेसिस पे जो है पद प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। ठीक है, किस प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से जो राष्ट्रपति होता है भारत का उसका चुनाव होता है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आशा आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत ने टोटल कितने गोल्ड में यानी कि कितने मेडल जीते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कितने टोटल पदक जीते हैं, तो 1 स्वर्ण 2 सिल्वर और 4 कांस्य, यानी कि टोटल मिलाकर 7 पदक जो है जीते है भारत ने। ठीक है, तो भारत ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते, तो टोटल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये ऑल ओवर देखा जाए तो 48th रैंक पर भारत था। ठीक है, टोटल कंट्री में भारत की रैंक क्या थी, 48 नंबर थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भारत के चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन थे। आपको बताना है कि भारत के चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है भारत में चिपको आंदोलन के क्या थे, प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में ही जो है उत्तराखंड राज्य से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जी चूँकि अभी हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि इनका देहावसान हो गया, यानी कि ये जो है कि स्वर्ग लोक को सिधार गए, तो इस वजह से जो है ये और ही
और ये भारत में जो है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया ने T20 प्रतियोगिता को अब तक कितनी बार जीता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि T20 वर्ल्ड कप के विजेता, दोस्तों यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2021 है, ठीक है, यानी कि जो 2021 अभी हाल ही में बीता है, उस वर्ल्ड कप में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप का विजेता थी। और किसको हराकर ये बनी, तो न्यूजीलैंड को हराकर ये जो है कि वर्ल्ड कप जीती थी। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप अब तक कितनी बार जीता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक T20 वर्ल्ड कप जो है वह एक बार मात्र जीता है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जो है 2007 से स्टार्ट हुआ, यानी कि 2007 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। और पहली बार ही 2007 का जो विजेता था वो कौन बना था, तो भारत जो है T20 वर्ल्ड कप का क्या बना था, विजेता बना था। जो है कि भारत जो है क्या था, T20 वर्ल्ड कप क्या बनता बना में जो है कि भारत इसका विजेता बना था। ठीक है दोस्तों, तो अब तक अगर बात किया जाए T20 जो है वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अब तक एक बार जीता। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ कहाँ था, तो आप बताएंगे कि T20 जो वर्ल्ड कप है वो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है उसको उसमें किसको घोषित किया गया था, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की अगर बात किया जाए तो जो डेविड वार्नर थे, कौन थे, डेविड वार्नर जो है उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ घोषित किया गया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मोस्ट रन जो है किसने बनाया था, सबसे ज़्यादा रन, तो मोस्ट रन की अगर बात किया जाए तो बाबर आजम ने बनाया था। किसने बनाया था, तो बाबर आजम, जो कि किसके हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, यानी कि पाकिस्तान के कप्तान भी हैं ये। बाबर आजम ने जो है सबसे ज़्यादा रन बनाया था इसमें। और मोस्ट विकेट की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका के हैं जिनका नाम है हसरंगा, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें विकेट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी। आपको बताना कि जो मिस यूनिवर्स का जो बुक खिताब है उसको जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हरनाज सिंधु। दोस्तों हरनाज सिंधु जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि दोस्तों इसके पहले जो है कौन कौन लोगों ने जीता, तो आपको पता होगा कि इसके पहले जो है सबसे पहले जो है कि किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो इसके सबसे पहले जो है सुष्मिता सेन, किसने जीता, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, किसने जीता, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, यानी कि सबसे पहले सुष्मिता सेन, उसके बाद से लारा दत्ता, उसके बाद से हरनाज सिंधु जो है जो है कि मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त किया। दोस्तों जो मिस यूनिवर्स का इस बार खिताब दिया गया वो किस देश में आयोजित किया गया था, आप बताएंगे कि मिस यूनिवर्स का जो खिताब जो है इसका आयोजन जो है इजराइल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, इजराइल में किया गया था। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इजराइल में किया गया था। ठीक है, और इसके पहले किसको मिस यूनिवर्स मिला था, यानी कि इसके पहले कौन भारतीय मिस यूनिवर्स जीता था, तो आप बताएंगे कि लारा दत्ता जो है इसके पहले भारतीय जो थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ये अप्रॉक्स 2000 के आसपास इन्होंने जो है 2000 के आसपास इन्होंने जो है कि मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस के रूप में समझा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है उसको किस नाम से जानते हैं या कौन सी गैस है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन को परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो CFC, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे जो CFC गैस होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो है जो आप रेफ्रिजरेटर देखते होंगे तो रेफ्रिजरेटर से भी ये CFC निकलती थी, लेकिन वर्तमान में जो है रेफ्रिजरेटर में अब CFC का उतना यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय का नाथुला दर्रा निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है। आपको बताना है कि हिमालय का जो नाथुला दर्रा है वो निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत तथा तिब्बत मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत और तिब्बत मार्ग पर जो है नाथुला दर्रा स्थित है। दोस्तों
नाथुला दर्रा मुख्यतः अगर राज्य की बात किया जाए तो आप बताएंगे नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक दूसरे को किसको जोड़ता है? तो भारत और तिब्बत के जो व्यापारिक मार्ग हैं उनको ये जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की कुल संख्या होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में जो है कुल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 22 यानी कि 22 जोड़ी, यानी कि 2 जोड़ी जो है 22 करके जो है टोटल ये पाए जाते हैं, प्लस जो है एक जो है इसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? XY पाए जाते हैं, यानी कि 23 के होते हैं, पेयर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 का पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि पुरुष 2021 का वर्ष 2021 का पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है वर्ष 2021 के पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप के विजेता घोषित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि नोवाक जोकोविच के जो है कि अगर ये तो विंबलडन चैंपियनशिप की बात किया गया, ठीक है, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप बात कर दिया जाए या आपको US चैंपियनशिप की बात कर दिया जाए या जो है कि US चैंपियनशिप की बात कर दिया जाए, तो ऑस्ट्रेलियन जो चैंपियनशिप है इसको जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। US चैंपियनशिप जो है यानी कि जो US चैंपियनशिप हुआ था वो भी किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि टोटल एक साल में दोस्तों 1 साल में 4 चैंपियनशिप होती हैं, जिसमें से जो है 3, ठीक है, 3 जो चैंपियनशिप है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था और 1 चैंपियनशिप जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। आप ये ध्यान रखिए कि जो डेनियल मेदवेदेव हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही अमेरिकन ओपन जीते थे, केवल अमेरिकन ओपन जीते थे, बाकी यानी कि विंबलडन, US और ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो इसे आसान हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए कि जो अमेरिकन ओपन है उसको डेनियल मेदवेदेव ने जीता था और बाकी US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन ये तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रोमन यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों रमन जो मैग्सेसे पुरस्कार होता है इसे हम लोग एशिया के नोबेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एशिया के नोबेल के नाम से जानते हैं। और यह जो है वर्ष 2019 में किसको दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों भारत के एक जाने माने पत्रकार जो कि आपको पता होगा NDTV के एक जो है कि पत्रकार हैं, NDTV के पत्रकार हैं जिनका नाम क्या है? रवीश कुमार जी हैं। तो रवीश कुमार जी को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का प्रदान किया गया था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार और इससे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों इसे लगातार हमारे साथ बने रहें और रेलवे की पल पल की जानकारी के लिए रेलवे के सभी पेपर आने वाले आगामी पेपर जो भी हैं, चाहे वो NTPC CBT 2 को हो, चाहे वो ग्रुप D की पेपर हो, सभी पेपर को जो है आप हमारे चैनल पर आसानी से विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन